तो जय हिंद दोस्तों, क्लास 10 साइंस का जबरदस्त इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आ गया हूँ। तांडव 2.0 स्टार्ट कर चुका था, फर्स्ट क्लास आ चुकी है, उसमें आपने बहुत अच्छा प्यार दिया। सेकंड क्लास लेके आ गया हूँ, भाला फेक कंपटीशन करवाने वाला हूँ। ये जबरदस्त कंपटीशन 5-5 क्वेश्चनों की मैं ये सीरीज जो लेके आ रहा हूँ ना यार, ये बड़ा जबरदस्त साबित होने वाला है। आपके एग्जाम से पहले ऐसी कंपटीशन की तैयारी करवा दूंगा ना कि एग्जाम में आपके हाथ रुकेंगे नहीं। जब लिखने के लिए बैठ गए ना तो लिखते ही रह जाओगे जब तक आपका पूरा पेपर खत्म नहीं होता। तो आज मैं सेकंड सीरीज लेके आया आपका तांडव 2.0 का। बिल्कुल भाला फेक जैसा होता है ना, भाला फेक प्रतियोगिता करवा दूंगा, कंपटीशन करवा दूंगा आप सभी के अंदर। ऐसा जुनून आना चाहिए आपके अंदर बस इन क्वेश्चनों को देख के। तो फर्स्ट को अगर अभी तक नहीं देखा तो उस सीरीज की लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, जाके जरूर देख लेना। अब आया हूं मैं सेकंड लेके। सेकंड क्या है, सेकंड में मैं यहाँ पे आपको 5 से 6 क्वेश्चन करवाने वाला हूँ और कुछ क्वेश्चन ऐसे दिखाने वाला हूँ जो हर बार रिपीट होते हैं। इससे फर्स्ट जो सीरीज करवाई होगी उसके अंदर भी वो क्वेश्चन दिखेगा, एंड आज जो मैं करवाने जा रहा हूं उसके अंदर भी वो क्वेश्चन दिखेगा। आज जो करते हैं स्टार्ट मजेदार तरीके से। क्या है, हाउ मेनी ग्राम्स आर देयर इन। भैया मोल कंसेप्ट जानते हो? मोल कंसेप्ट नहीं भैया, मोल कंसेप्ट के बारे में सुने तो हैं लेकिन जानते नहीं जानते, आज जान जाओगे। देख लो क्या बोला इसने कि हाउ मेनी ग्राम्स आर देयर इन, मतलब इसमें आपको बताना है कि कितने ग्राम्स जो भी प्रेजेंट है, पार्टिकल है या कुछ भी है, मतलब कुछ भी कण है, कुछ भी, वो कितने ग्राम प्रेजेंट है। देखो कैसे, फर्स्ट पार्ट पूछा है 5 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, मतलब ऑक्सीजन के 5 मोल्स आपको गिवन है, तो उसमें ग्राम पूछ रहा है। तो मोल कंसेप्ट के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए, हमारा मोल कंसेप्ट के अकॉर्डिंग देखा जाए तो मोल कंसेप्ट कहता है नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास अपन में मोलर मास, गिवन मास अपन में मोलर मास। गिवन मास को बोलते हैं दिया हुआ मास, दिया हुआ द्रव्यमान, दिया हुआ द्रव्यमान, दोनों मीडियम को लेकर चलूंगा। दिया हुआ द्रव्यमान है और नीचे होता है मोलर द्रव्यमान। मोलर द्रव्यमान जैसे m, तो हम यहाँ पे ऑक्सीजन का अगर m निकाले तो ऑक्सीजन को कहते हैं O2, एंड O2 में 8 पे आता है, एंड 2 से मल्टीप्लाई करके 1 मोल का निकल गया, एंड 2 इसका ये है तो 2 से मल्टीप्लाई करके ये, तो मतलब 1 का 16 ग्राम होता है, एंड 2 से कर दिया तो मेरा कितना आ गया, 32 ग्राम आ गया। तो यहाँ पे मेरा यहाँ पे जो मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन आ गया वो मेरा कितना आ गया, 32 ग्राम आ गया। एंड जैसे ये मेरा आ गया, अब मैं क्या निकालूंगा, दिया हुआ मास हमें नहीं पता लेकिन इसका मैं 32 लिख दूंगा। तो मुझे नंबर ऑफ मोल्स पता है कि 5 है, इज इक्वल टू दिया हुआ मास हमें नहीं पता, मतलब गिवन मास अपॉन में 32 पता तो है हमें। एंड जब मैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करूंगा, इससे इसको उड़ा दूंगा तो 32 मल्टीप्लाई में 5 आ जाए, 5 2 का 10 का 0 1 हासिल हो जाएगा, 5 1 15 और 1 16 आ जाएगा, 160 ग्राम आपका गिवन मास आपका हो जाएगा। एंड जो गिवन मास आपको पता चल गया हो कितना, 160 ग्राम हो गया भैया, ऑक्सीजन का 160 ग्राम प्रेजेंट है। भैया मोल कंसेप्ट क्या इतना खतरनाक है, इतना ये सोचने वाली बात है क्या? मोल कंसेप्ट इतना मजेदार तो है, ये तो मजाक हो गया हमारे साथ, ये तो मजाक कर गए हैं, मजाक कर गए, मौज कर दी ना, कर दी मौज कर दी। चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, मौज कर दी तो। उसके बाद बोला 10 मोल्स ऑफ सोडियम, ये आप खुद कर सकते हो। 10 मोल्स ऑफ सोडियम क्या करना है आपको, 10 मोल्स ऑफ सोडियम की बात हुई है तो आप 10 मोल्स लिखोगे। सोडियम का गिवन मास हमें नहीं पता, एंड मोलर मास हमें पता है कि Na का जो होता है, सोडियम जो होता है, ये चीज आपको पता होना चाहिए, 23 होता है, तो मैंने लिख दिया 23। वैसे देखा जाए तो क्वेश्चन में ज्यादातर गिवन होता है, यहाँ पे नहीं गिवन है तो यहाँ पे देखो नीचे क्वेश्चन में गिवन होगा। मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन आपको 32 लेना है एंड सोडियम का 23 लेना है। क्वेश्चन में आपको गिवन होता है, याद करने की जरूरत भी नहीं है, लेकिन याद रहता है तो बेटर है। इससे मल्टीप्लाई कर दूंगा तो गिवन मास कितना आ जाए, 230 ग्राम। 230 ग्राम, ये तो बहुत बड़ा मजाक किया भाई, हमारे साथ बहुत मजाक कर रहे हो यार, बहुत मजाक कर रहे हो। क्वेश्चन खत्म हो गया है, ये क्या था? आज 2 नंबर हमारा पक्का हो गया, आज हम लिख के जा रहे हो यहाँ से, हमारा 2 नंबर पक्का हो गया। 2 नंबर मोल कंसेप्ट जान गए तो 2 नंबर पक्के हो गए। सीना चौड़ा करके जाऊंगा आज तो, 10 नंबर पक्के करके जाऊंगा मैं। अरे मौज आ जाएगी, देखना अभी देखना, हो गया ना। ऐसे ही बोला था, देखो हिंदी वाले हिंदी में देख लो कि 5 मोल ऑक्सीजन तथा, मतलब 5 मोल ऑक्सीजन में आपको ग्राम निकालना था, एंड सेकंड था 10 मोल सोडियम में कितने ग्राम होते हैं, मतलब कितने ग्राम उसके पार्टिकल प्रेजेंट थे या कुछ भी जो भी प्रेजेंट थे वो चीज पूछ रहा है। बड़ा मस्त था ना क्वेश्चन, मस्त था ना। लाइक ठोकते चलो, लाइक ठोकते चलो, मजा आ गया तो लाइक ठोकते चलो, मुझे भी मजा आते जाएगा। एंड सेकंड क्वेश्चन एक और आया उसी चैप्टर से रिलेटेड, राइट द फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड विच इज मेड अप ऑफ द फॉलोइंग आयंस। मतलब आपको आयंस दिए हुए, आयंस मतलब चार्ज होते हैं, ये चार्ज आपको गिवन है, इससे आपको कंपाउंड बनाना है, यौगिक बनाना है, यौगिक का फॉर्मूला बनाना है। फॉर्मूला से एक वर्ड समझ आया, ये सब तो हम याद करते थे लेकिन आज हम बनाना बता रहे हैं। चलो भाई हम बनाएंगे, बहुत अच्छा हम बनाएंगे। आओ, बनाने में कुछ नहीं करना होता,
ये तो बहुत आसान है, जो दिया हुआ ना ये तो बहुत आसान है। अगर मैं सोडियम का पूछूं आपसे, तो सोडियम की वैलेंसी जो उसके ऊपर चार्ज वो उसकी वैलेंसी कितनी, एक ऊपर लगा दी, इसकी कितनी 2, मारो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, इससे मारो इसको, इससे मारो इसको, तो Na से इसे कर दूंगा तो कितना आ जाएगा Na2, एंड इससे इसे कर दूंगा तो कितना आ जाएगा SO4, बन गया मेरा इसका कंपाउंड फॉर्मूला। ओ भैया ये तो मेरे साथ सरासर मजाक हो रहा, भैया ये तो मेरे साथ सरासर मजाक हो रहा, ये मजाक कर रहे हो यार, ये क्या क्वेश्चन दिए हो यार, बस क्रॉस से मल्टीप्लाई करना आंसर, इसी में सब कंफ्यूज हो जाते हैं, क्वेश्चन छोड़ आते हैं। मेरे तो बस की नहीं थी, ये तो सिलेबस से बाहर आ गया, ये तो ये हो गया भैया, जो पढ़ रखे होंगे वो छूटते ही बोलेंगे इस क्वेश्चन का आंसर ऐसा है, एंड जिसने नहीं पढ़ा ना वो आज लिख के ले ले कि ये क्वेश्चन ऐसे होता है, और जब पेपर में आ गया ना तो मैं फोड़ डालूंगा, बिल्कुल मौज करके आऊंगा पेपर के अंदर, मैं भी मौज करूंगा, चलो आप सब मौज करोगे तो है ना, थोड़ा मैं भी मौज कर लेता हूँ। एंड इसके बाद क्या है, ये रहा, अब इसका बता दो जल्दी से, कमेंट करके बता दो, जल्दी से बता दो, कमेंट करके क्या आ जाएगा, इसके पावर 2 है, ऊपर चल जाएगा, 3 इधर आ जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा PB3 बन जाएगा, PB नीचे लगाना, कहीं ऊपर लगा दो, यहाँ 3 है ना पावर में चार्ज, तो ये इसके नीचे आ जाएगा, 2 कहाँ चल जाएगा PO4 के नीचे आ जाएगा, 3 बन गया खल्लास, सॉरी 2 खत्म। मजाक हो गया यार हमारे साथ, तो आज मजाक कर रहे हो यार। यहाँ पे देखो ये 2 उधर चल रहा है, 2 उधर चल रहा है, कभी भी दोनों सेम हो ना तो उनको काट देना, दोनों सेम हो तो उन्हें मत रखना, तो इसका डायरेक्ट ही देखो ये 2 से 2 को उड़िया दो, दोनों सेम है तो यहाँ पे बस BaSO4 लिख दो, BaSO4 लिख दो, खत्म हो गया, ठीक है, ये भी खत्म हो गया। इसका नीचे आप कमेंट करके जल्दी से बताओ मुझे क्या होगा, कमेंट सेक्शन में जल्दी से बताओ, जल्दी से, अभी तक देख रहे हो तो जल्दी से बता दो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, बड़ा मजेदार था क्वेश्चन, बड़ा मजेदार था, इंटरेस्ट आने लग गया, हमको भी इंटरेस्ट, आपको भी इंटरेस्ट, दोनों को इंटरेस्ट आएगा तो एक कनेक्शन बन जाता है और मजा आता है पढ़ाने में, है ना, तो इंटरेस्ट बन गया। अब आते हैं बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन, इससे पहले वाली जो सीरीज करवाई होगी मैंने उसके अंदर भी बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन पे बेसिक क्वेश्चन दिया हुआ था, 4 नंबर का क्वेश्चन था, एंड बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन यहाँ भी आ गया। तो आप इससे एक चीज समझ सकते हो, मैं जितनी भी सीरीज करवाऊंगा उसमें रिपीटेड क्वेश्चन को जरूर एक्सप्लेन करूंगा कि कौन सा क्वेश्चन रिपीट हो रहा है कौन सा नहीं। तो यहाँ पे ये देख लो बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन आपका रिपीट हुआ है, तो बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन कितना जरूरी है आपके इस बार के पेपर के लिए, तो याद रखना। और आ जाओ चलो करके देख लेते हैं। बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन मतलब यहाँ पे क्या करना है, संतुलित करना है इन रासायनिक अभिक्रिया को, बैलेंस करना है। तो आ जाओ थोड़ा बैलेंस करते हैं। भैया तुम नहीं मानोगे तो हमको तो बैलेंस करना पड़ेगा ना, बताओ यार, जो नहीं मानेगा उसको तो लात जूता देना ही पड़ता है। तो यहाँ पे यही चीज़ है कि भैया इनको हम बोले Al दिए हैं, हम यहाँ पे Cl दिए, वहाँ जाके Cl3 बन गया। क्या किया भाई, यहाँ पे हम Cl 2 रुपया दे के भेजे, वहाँ 6 रुपया बन गया इसके पास, कैसे बन गया भाई, हमको पहले रिकॉर्ड दिखाई 6 रुपया कैसे बन गया। तो ये रिकॉर्ड मांग रहे हैं तो नहीं दे रहा है, तो रिकॉर्ड मांग रहे हैं नहीं दे रहा है, तो अब कुटाएगा और क्या कर सकते हैं। देखो Al यहाँ पे 1 है, Al यहाँ पे 1 है, चलो ये बहुत अच्छा था, ये अपने पेरेंट्स की बात मानता है। H यहाँ पे 1 है, H यहाँ पे 2 ही हो गया, तो चलो यहाँ पे मैं 2 लगा देता हूँ, ठीक है, 2 लगा दिया, तो यहाँ पे H भी 2 हो गया, H भी 2 हो गया। अब Cl की बात आई, अभी मैंने ये रफ वर्क की तरह कर रहा हूँ, एंड ये हमारा Cl 1 है, मतलब Cl अब कितना हो गया, यहाँ से 2 हो गया ना, यहाँ से 2 हो गया, एंड यहाँ पे Cl हमारा 3 है, और भैया यहाँ Cl3 यहाँ पे 2, ऐसे तो हो नहीं सकता। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे जो है ना इस जगह पे मैं लगा देता हूँ 2, क्योंकि ओड तो मैं इसे बना नहीं सकता, ओड तो अब बना नहीं सकता। अगर मैंने यहाँ 2 लगा दिया तो ओड तो ये बन नहीं सकता, इवन जरूर बन सकता है। तो मैंने यहाँ 2 लगा दिया तो 2 3 जा हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा ना। तो मैं इसको 6 बनाना चाहता हूँ, 6 मतलब ये वाला मैं 6 बनाना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे 6 लगा दूंगा, 2 की जगह पे क्या लगा दूंगा, 6 लगा दूंगा, तो ये बन गया मेरा 6। तो देखो Cl मेरा हो गया बैलेंस। अब बच गया H, तो H भी मेरा हो गया 6, यहाँ पे मेरा 2 है तो मैंने लगा दिया यहाँ पे 3, तो ये भी हो गया 6। अब यहाँ पे बच गया Al मेरा 2 हो गया, तो मैंने यहाँ पे लगा दिया Al2। तो देखो 2 लगा दो, 6 लगा दो, 2 लगा दो, 3 लगा दो, बैलेंसिंग पूरी हो जाएगी। देख लो फिर यहाँ पे Al2 है, यहाँ पे Al कितना हो गया, मतलब यहाँ पे क्या करो, ये वाला 2 बाहर वाला है, अंदर नहीं कोई छेड़खानी करते, तो 2 हो गया। एंड यहाँ पे देखा जाए तो H हमारा 6 हो गया, यहाँ पे 3 लगाया, 3 2 जा 6 हो गया। यहाँ पे Cl जो है हमारा, यहाँ पे कोई छेड़खानी नहीं चलेगी, Cl से 6 से मल्टीप्लाई 6 हो गया, 2 3 जा 6 हो गया, कंप्लीट, बैलेंसिंग कंप्लीट। अरे भैया थोड़ा ना दिमाग लड़ाना पड़ेगा, बस और कुछ नहीं, इतना कठिन भी नहीं होता ये। अब देखो इसमें देखो, इसमें और मजा आएगा। यहाँ पे Fe1 है, यहाँ Fe3 है, ठीक है। हम तो स्टार्टिंग से ही करते चलते, काट देंगे भैया रफ। आप सोच रहे हो कि आपके पास तो मार्कर है, आप काटा पिटी कर रहे हो, आप पेंसिल का यूज करो, पेंसिल से रफ वर्क करो, एंड जब फाइनल लिखना हो वो पेन से लिखना,
थोड़ा तो दिमाग लड़ा ही सकते हो। तो यहाँ पे क्या करेंगे, जैसे यहाँ पे 3 है हमारा Fe, तो Fe मैंने 3 लगा दिया तो मेरा 3 हो गया, ठीक है, दोनों तरफ Fe बैलेंस हो गया। एंड अब आते हैं H पे हमारा 2 है, H पे हमारा 2 है, ठीक है। अब ऑक्सीजन की बात करें तो यहाँ पे 4 है ऑक्सीजन, यहाँ पे हमारा कितना है, ओनली कितना है भैया, अगर हमने ऑक्सीजन को छिड़कानी उधर की है इधर तो उधर दिक्कत हो जाता है। यहाँ पे हम लगा देते हैं 4 लगाते हैं तो 4 तो नहीं 8 हाइड्रोजन हो जाएगा, 4 ऑक्सीजन हो जाता है। देखो 4 ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गया हमारा, अब हाइड्रोजन 8 हो गया तो यहाँ पे लगा दो 4, 4 दूनी 8 हो गया, हो देखो बैलेंस हो गया। 3 लगाए तो 3 हो गया एंड 4 दूनी 8 तो 8 हो गया एंड 4 एकम 4 तो 4 एकम 4 हो गया, बैलेंसिंग कंप्लीट। ओहो मजा आ गया, बैलेंसिंग कंप्लीट हो गया। इसके बाद इसके नीचे भी है, इसके नीचे भी है। अब भैया ऐसे ही बैलेंसिंग करते हैं, बैलेंसिंग में रैंडम नंबर लिया जाता है, बैलेंसिंग के लिए रटना नहीं, कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। रट लोगे तो वही क्वेश्चन नहीं आया तो बोलोगे छोड़ दे रहे भैया, हम तो जो रट के आए वो आइवे नहीं किया, तो समझ लो, रटो नहीं। देखो क्या करते हैं, अब यहाँ पे n देखेंगे, n 1 है, यहाँ पे 2 है, मैंने डायरेक्ट ही लगा दिया यहाँ पे 2, ठीक है, मैं छूटते ही लगाता, छूटते ही, ठीक है। अब मैं यहाँ पे देखूंगा H की बात आई, H यहाँ पे हमारा 2 है, यहाँ 3 दूनी के 6 हो गया है ना, 3 दूनी के 6 हो गया, यहाँ पे मेरा 2 है तो मैंने यहाँ पे 3 और लगा दिया तो 3 2 जा 6 हो गया, ठीक है। H की भी बात हो गई। अब O पे आते, O यहाँ पे हमारा 2 है और यहाँ पे O हमारा कितना दिख रहा है भैया, 3 हो गया यार, ओड हो गया, तो ओड को तो इवन कर ही नहीं सकते हम, तो मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे H की कहानी में ख़त्म हो जाएगी। अगर मैंने O में यहाँ पे देखो, O मेरा यहाँ पे 3 हो रहा है, 3, तो मैं यहाँ 3 तो लगा नहीं सकता, तो मैं यहाँ पे क्या लगा देता हूँ, मैं यहाँ पे 3 की जगह पे, पहले मैं ज़्यादा जो बैलेंसिंग है N की जगह पे 2 है, N को मैं बैलेंस बाद में करूँगा, N की बैलेंसिंग बाद में होगी क्योंकि ऐसे तो खतरनाक हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे H पे जो है, यहाँ पे 3 की जगह मैं लगा देता हूँ 6, 3 की जगह मैं क्या लगा देता हूँ, 6 लगा देता हूँ, ठीक है। तो ऑक्सीजन मेरा 6 हो गया, तो 6 हो गया तो मैं यहाँ पे क्या लगा देता हूँ, 3, तो 3 2 जा 6 हो गया और ये मेरा 6 हो गया। इतनी बैलेंसिंग समझ आई ना, ऑक्सीजन 6 हो गया एंड ये भी 6 हो गया एंड ये 6 दूनी 12 हो गया, हाइड्रोजन मेरा 4 तीये 12 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 4 तीये 12 हो जाएगा, कंप्लीट, समझ आया। अब n यहाँ पे मेरा 4 हो गया, यहाँ पे 2 है तो मैंने यहाँ पे 2 लगा दिए, बैलेंसिंग कंप्लीट हो गई। अब यहाँ पे कोई बैलेंसिंग और चीज़ तो है ही नहीं, तो मैंने यहाँ पे 3 2 जा 6 एंड 6 दूनी 12, यहाँ पे 4 तीये 12 एंड n4 हो गया, कंप्लीट। बस ये याद रखना, फंसोगे नहीं। अब ये चीज़ है कि वहाँ ओड बन रहा है, यहाँ इवन बन रहा है तो उसे इवन बना दो। अब 3 से ओड बन रहा था तो हम 4 लगाते तब भैया यहाँ पे दिक्कत आ जाती है, तो हमने इवन बनाना था तो 3 के बाद इवन नंबर कौन सा आ रहा है, डायरेक्ट ही आप देखो तो 3 के बाद 4 को छोड़ दो तो उसके बाद 6 ही आ रहा है, 4 को हम नहीं लगा सकते थे, 4 से बैलेंसिंग नहीं हो पाती, या हो भी जाती तो कोई नहीं, उसमें अप्रॉक्स में आता। तो चलो ये भी बैलेंसिंग अच्छी थी हमारी, हो गई। अब इसके बाद यहाँ पे आते हैं रैंडम क्लिक वाला एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। ये रैंडम क्वेश्चन क्या लेंगे, यहाँ पे Cl2 है, यहाँ पे Cl1 है, तो मैंने लगा दिया, यहाँ पे 2 हो गया मेरा Cl2, ठीक है। यहाँ पे K हमारा 2 हो गया तो यहाँ पे मैंने K पे लगा दिया 2। अब Br मेरा यहाँ पे 2 है तो 2 हो गया है, Cl भी 2 हो गया, Cl भी 2 हो गया, हो तो क्या लग रहा है, K की वैल्यू 2, K की वैल्यू 2, Br की वैल्यू 2, Br की वैल्यू 2, Cl की वैल्यू 2, Cl की वैल्यू 2, बैलेंसिंग कंप्लीट बैलेंसिंग। भैया कुछ तो आसान देंगे, सारे थोड़ा ना दिमाग लड़ाने वाले दे देंगे। मैंने 2 लगाए, देखो कंप्लीट हो गया। बैलेंसिंग वाले क्वेश्चन ने ज्यादा टाइम खा लिया यार, है ना, तो बस आपको कंसेप्ट समझ आना चाहिए। ये क्वेश्चन बिल्कुल अच्छा था एंड मजेदार था, ये थोड़ा टाइम लगाया। एंड इसके बाद एक क्वेश्चन आता है, बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है ये भी, डिफरेंशिएट बिटवीन स्टैटिक्स एंड काइनेटिक फ्रिक्शन। फ्रिक्शन, ओ भैया फ्रिक्शन हिंदी में कहते हैं घर्षण, क्या, घर्षण बल, है ना, घर्षण बल। ये देखो घर्षण बल, तो एक स्थितिक और एक गतिज घर्षण होता है। घर्षण मतलब होता है किसी चीज को रगड़ने के कारण जो फोर्स लगता है ना, उसको घर्षण बल कहते हैं। तो ये 2 तरह के होते हैं, एक होता है स्थितिक, मतलब एक होता है रुका हुआ, स्टैटिक, क्या होता है, स्टैटिक, है ना, और एक होता है आपका गतिज मतलब काइनेटिक, क्या, काइनेटिक। तो स्टैटिक्स मतलब होता है भैया रेस्ट में, मतलब रुका हुआ, रेस्ट में रुका हुआ। एंड काइनेटिक मतलब होता है भैया जो भाग रहा होगा, मोशन में। तो भैया जो रेस्ट के कारण जिसके ऊपर जो फ्रिक्शन फोर्स लगता है, फ्रिक्शन फोर्स लगता है रेस्ट के कारण, मतलब कोई 2 ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा हुआ है, ठीक है। ये समझ लो ये रिमोट जो मेरे पास है वो मैंने यहाँ पे अभी रखा है। तो ये रिमोट जब यहाँ पे रखा हुआ है ना, इस जगह पे जिस भी सरफेस पे रखा है, तो ये चल नहीं पा रहा है, तो ये रेस्ट में है। तो ये जो सरफेस मतलब जो जिस पे रखा हुआ है और इसका दोनों के बीच में एक फोर्स लग रहा है, जिसे हम बोलेंगे स्टैटिक फ्रिक्शन, जिसे हम बोलेंगे स्टैटिक मतलब स्थैतिक
और घर्षण, तो वो फोर्स लग रहा है जिसके कारण ये आगे नहीं बढ़ पा रहा है। तो जो मतलब कोई चीज़ जब रेस्ट में रखी हो, मतलब स्थिर अवस्था में रखी हो, और जो आपका भूमि है और जो आपका वस्तु है, उन दोनों के बीच में जो फोर्स लग रहा हो, बल लग रहा हो, उसी को स्टैटिक फोर्स कहते हैं। एंड व्हेन द ऑब्जेक्ट एट रेस्ट, मतलब जो ऑब्जेक्ट है वो रेस्ट पे हो और जो सरफेस और ऑब्जेक्ट के बीच में जो फोर्स लगे उसे कहते हैं हम स्टैटिक फ्रिक्शन। एंड एक होता है काइनेटिक फ्रिक्शन। तो काइनेटिक फ्रिक्शन आप समझ सकते हो, कोई चीज़ अगर मोशन में हो, कोई चीज़ भाग रही हो, जैसे मैं हूँ, मैं यहाँ से भाग रहा हूँ, तो मेरे भागने के कारण मेरे बीच में तो फ्रिक्शन फोर्स लग रहा होगा ना। अब फ्रिक्शन ना हो तो भैया हम क्या कहेंगे, हम इधर से उधर क्या कोई मिल गया वाला, मैं इधर चला मैं उधर चला, जाने कहाँ मैं किधर चला, अरे फिसल गया, तो वो गाना फिर चल जाएगा ना। क्या हुआ, तो उसमें क्या हुआ, फ्रिक्शन नहीं था लग रहा है, गाने में यूं ही फिसला जा रहा था। तो यही चीज होता है कि कोई चीज मोशन में हो और फ्रिक्शन ना हो तो वो फिसल जाएगा। और फिसलने का रीजन, केले का छिलका रखो, आहा बहुत शहर का चीज क्या होता है, पता नहीं कहाँ तक पहुंच जाओगे। एंड और वहाँ साबुन का पानी रख दो तो भी फिसलोगे, तो जन्नत की सैर होती है। तो क्या होता है, इससे आपका क्या होता है, वहाँ फ्रिक्शन की कमी हो जाती है। सरफेस और ऑब्जेक्ट के बीच में जो होती है ना, फ्रिक्शन जो होता है वो कम हो जाए, मतलब फ्रिक्शन जो होता है वो कम होने के कारण वो फिसल जाता है, उड़िया जाता है। हड्डी टूटती है क्या, काट टूटता है, पता ही नहीं है। तो मोशन का मतलब होता है जिस टाइम पे कोई चीज चल रही है, मतलब गति में है, मोशन में है, एंड उसके कारण, मोशन के कारण ऑब्जेक्ट और सरफेस के बीच में जो फोर्स लग रहा है, उसी को कहते हैं हम फोर्स को ही कहते हैं हम बल को ही कहते हैं फ्रिक्शन फोर्स, काइनेटिक फ्रिक्शन। तो दोनों के बीच में डिफरेंस बस इतना सा ही है कि ये रेस्ट में लगता है और ये काइनेटिक में लगता है। आप पूछा है कि फ्रिक्शन फोर्स डिपेंड किस किस चीजों पे करता है, देखो यहाँ पे बोला स्टेट 2 फैक्टर ऑन विच द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन डिपेंड्स। मतलब जो आपका गतिज ऊर्जा है, मतलब गतिज बोल रहा हूँ, घर्षण बल है, वो किन किन चीजों पे डिपेंड करता है, निर्भर है। तो हम ये कह सकते हैं, निर्भर की बात आई है तो आपकी जो वेट है उस पर तो डिपेंड करता ही है, बॉडी के वेट पे डिपेंड करता है, बॉडी के वेट पे डिपेंड करता है, ठीक है, वेट पे डिपेंड करता है, ठीक। एंड सरफेस और आपके बीच में जो फोर्स है, ठीक है, अट्रैक्शन फोर्स, उस पर डिपेंड करता है। एंड बॉडी का वेट हो गया, बॉडी के शेप हो गया, साइज हो गया, उस पर भी डिपेंड करता है। तो ये कई सारी फैक्टर होते हैं। यहाँ 2 पूछा था, आप शेप साइज लिख दो एंड वेट लिख दो एंड फोर्स ऑफ बिटवीन सरफेस और उसके बीच का लिख दो, बस खत्म हो गया। ये चीज लिख सकते हो, बहुत सारे फैक्टर होते हैं, तो ये चीज लिख सकते हो। 2 नंबर का है, आप कर सकते हो, आपको मजा आ गया होगा बस सुनने में। अब इसके बाद क्वेश्चन आता है आपका, देखिए अच्छा सा क्वेश्चन हम लेते हैं, ये रहा। अच्छा था, मैंने क्वेश्चन आज थोड़े ज़्यादा ले लिए हैं, क्वेश्चन ज़्यादा हैं एंड बट आपको समझ आएंगे क्वेश्चन सारे, टेंशन मत लो। कोई भी क्वेश्चन में डाउट होता है नीचे कमेंट सेक्शन मैंने बिल्कुल ऑन रखा है, ये नहीं मैं बंद करके रखा है, ऑन रखा है, बस डाउट लिखो। मैं ज़रूर अगले क्लास जब आऊँगा, नेक्स्ट सीरीज लेके जल्द से जल्द मिलूंगा, उस क्लास के अंदर मैं उस डाउट को कंप्लीट करके जाऊँगा, विदाउट डाउट आपके माइंड में नहीं रहने दूंगा। तो यहाँ बोला स्टेट द पोस्टुलेट, मतलब आपको बताना है अच्छाइयाँ, मेरी अच्छाइयाँ क्या है, नीचे लिख के बताओ। पोस्टुलेट ऑफ बोर्स मॉडल, मतलब बोर के मॉडल का, नाम है बोर है यार, बोर के मॉडल का आपको पोस्टुलेट बताना है, अच्छाइयाँ बतानी है। उसने जो मॉडल अपना बनाया था, उसकी आपको अच्छाइयाँ बतानी है। व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ, पहले तो एक क्वेश्चन होगा कि अच्छाइयाँ बतानी है, पोस्टुलेट बतानी है, ठीक है। फिर उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट कैन बी एकोमोडेटेड इन अ सेल। मतलब एक सेल में एक जो कक्ष था, गोल जो सेल बन रहा था, कक्ष जिसे कहा गया था, उसमें मैक्सिमम मतलब हाईएस्ट नंबर ऑफ कितने इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं, उसका फॉर्मूला बताओ, सेकंड क्वेश्चन। एंड थर्ड बोल रहा है राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ क्लोरीन एटम। मतलब क्लोरीन जो है, क्लोरीन उस परमाणु का आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना है, वो भी बताना था। 3 क्वेश्चन एक क्वेश्चन के अंदर पूछा है। चलो आते हैं शुरुआत से, सबसे पहला क्वेश्चन का आंसर लेते हैं पहले। इसने बोला बोर मॉडल, तो मैंने लिया ये मेरा 1 हो गया सेल, 2 हो गया सेल, 3 हो गया एंड 4 सेल हो गया, ठीक है। इसको उसने K बोला था, इसको उसने L, इसको M एंड इसको N कहा था, मतलब ये चीज़ कहा था। एंड ये आपका न्यूक्लियस था, इसको कहा था न्यूक्लियस। और ये तो वैसे न्यूक्लियस की जो खोज हुई थी वो रदरफोर्ड ने की थी, इसने नहीं, रदरफोर्ड की कहा खोज है, ठीक है। एंड रदरफोर्ड ने K = 1 कहा था, L और M, L जो था वो 2 था, M जो था 3 था, N
n इज टू 4 था। सबसे पहली जो अच्छाइयाँ इसकी थी, उसने ये कहा कि जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं ना, इलेक्ट्रॉन चारों तरफ घूम रहे हैं, तो उनकी एक अपनी क्लास है, वो एक अपनी क्लास है उसकी, ये नहीं वो दूसरे की क्लास में जाके घूम रहे हैं। तो ये जब घूम रहे हैं तो वो एक अपनी क्लास के अंदर ही घूम रहे हैं, तो घूमते हुए एनर्जी को रेडिएट नहीं करते, ठीक है। जो वो था क्या, रदरफोर्ड फेल होने का कारण क्या था फेल होने का कारण, उसने बोला था भैया एक समझ लो एक इलेक्ट्रॉन ऐसे घूम रहा है तो वो एनर्जी रेडिएट करेगा, मतलब एनर्जी को बाहर कम करता जाएगा, एंड कम करता जाएगा तो वो अपनी जो सेल्स होगी, मतलब जो घूमने का, वो कम करता जाएगा। एक टाइम ऐसा आएगा वो न्यूक्लियस में जाके समा जाएगा। तो इससे हमें पता चल गया था कि वो एक अनस्टेबल है, मतलब इलेक्ट्रॉन जो है वो अनस्टेबल है, बट हम तो जानते हैं वो स्टेबल है, तो स्टेबिलिटी को जो था वो नहीं बता पाया था रदरफोर्ड, जो था उसकी स्थिरता को नहीं बता पाया था, तो उसको उसने बोर ने बताया। और बोर ने क्या बोला, भैया जब इलेक्ट्रॉन को घुमा रहे होगे तो उसको अपनी एक क्लास दे दीजिएगा। उस क्लास को उसने सेल्स नाम दे दिए थे। क्या नाम दे दिए थे? सेल्स नाम दे दिए थे, और सेल्स ही KLMN था, है ना। तो फर्स्ट इसकी अच्छाई यही थी कि एनर्जी रेडिएट नहीं करता वो जब अपनी सेल में जाता है। एंड सेकंड अच्छाई ये थी कि ये कभी एनर्जी को अगर गेन भी करता है ना, जैसे समझ लो कोई इलेक्ट्रॉन K में है तो वो एनर्जी गेन करेगा, एनर्जी ले लेगा, तो K से वो L में जा सकता है, एनर्जी को कम करके वो L से K में आ सकता है। ऐसा नहीं है, ऐसा हो सकता है, मतलब एनर्जी ज़्यादा ले ले तो वो आगे पीछे जा सकता है, उसकी मर्जी होती है। तो पहला ये बताया था, एंड सेकंड आपका ये बताया था, और सेकंड ये भी बताया था कि वो स्टेबल होती है, अनस्टेबल नहीं होती है। ये तो सब फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो गया। एंड क्वेश्चन नंबर सेकंड उसने क्या पूछा? क्वेश्चन नंबर सेकंड पूछा कि जो भैया इलेक्ट्रॉनिक मतलब जो हाईएस्ट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन थे बोर मॉडल में, बोर ये आपका न्यूक्लियस है, ये आपका फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ सेल है। मतलब एक ये जो सेल है इसके अंदर हाईएस्ट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने भरे जा सकते हैं? तो वो था 2n²। अब n जो था वो नंबर ऑफ सेल्स था। क्या था? नंबर ऑफ सेल्स, मतलब कितने नंबर ऑफ सेल्स है। तो अगर K की बात आ जाएगी तो K = 1 होता है, तो 2n⁻1 का स्क्वायर, तो 2 × 1, तो फर्स्ट सेल में आप जानते हैं 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। कि L की वैल्यू आ जाएगी तो L की वैल्यू = 2 होती है, तो यहाँ पे 2n की वैल्यू मैंने रख दी 2 का होल स्क्वायर, तो 2 × 2 = 4 हो जाएगा, तो यहाँ पे आपका 8 इलेक्ट्रॉन आ जाता है। 8 मतलब सेकंड सेल में 8 भरोगे, एंड थर्ड में 18, एंड उसी के बाद ऐसे ही बढ़ते जाता है। तो इस तरीके से आप इलेक्ट्रॉन को भरते जाते हो और कंप्लीट हो जाता है। ये हो गया। एंड थर्ड वन पूछा आपसे क्वेश्चन कि क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताओ, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बताओ। तो क्लोरीन आपको दिया होता है क्वेश्चन में वैसे तो 17 पे आता है, तो 17 पे होगा तो मैं ऐसे लिखूंगा, पहले ये मेरा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ सेल हो गए। फर्स्ट में मैं यहाँ पे देखूँ तो मेरे पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 17 इलेक्ट्रॉन है। तो पहले में मैंने 1, 2 भर दिए, उसके बाद मेरे पास 15 बच गए, तो 15 में मैंने 1 भर दिया, 2 भर गया, 3 भर गया, 4 भर गया, 5 भर गया, 6 भर गया, 7 भर गया, 8 भर गया। तो अब हो गए 10, 17 में से 10 जाएगा तो बच गया 7। अब भर दिया मैंने 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड यहाँ पे एक 7 भर दिया। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है हमारा? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मतलब होता है जैसे जैसे आपने भरा वैसे वैसे बता दो। तो मैंने पहले 2 भरा, फिर मैंने 8 भरा, फिर 7 भरा, ये हो गया मेरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इसी में मेरे से पूछ लिया बैलेंसी मतलब संयोजकता। तो लास्ट में 5 से ज़्यादा है तो हम 8 में से उसे माइनस कर देंगे, तो आ जाएगा 1। कंप्लीट, क्वेश्चन कंप्लीट। देखा हमने कितने जबरदस्त तरीके से बस क्वेश्चन को माइंड में बिठाया, ऐसे करना। मैंने तीनों क्वेश्चन आपको बता दिए। सबसे पहले उसकी स्टेबिलिटी पे बता दिया, स्टेबिलिटी पे बात हो गई। उसके बाद मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2n² भरे जा सकते हैं, एंड कॉन्फ़िगरेशन 17 का करने बोला, तो कॉन्फ़िगरेशन किसी का भी आ जाए आपको ऐसे ही करना। कंप्लीट क्वेश्चन, बहुत अच्छा कंप्लीट हो गया क्वेश्चन। यहाँ पे हिंदी मीडियम में भी लिखा हुआ है। एंड इसके बाद आपको कोवेलेंट बॉन्ड वाला नहीं, नेक्स्ट क्लास के अंदर बात करेंगे, ठीक है, और क्वेश्चनों पे। ये क्वेश्चन देख लो, लास्ट जो क्लास हुई थी इससे प्रीवियस क्लास के अंदर मैंने आपको ग्रेविटेशनल लॉ के ऊपर क्वेश्चन बताया था, याद होगा आपने देखा है तो, नहीं देखा है तो जरूर एक बार जाके देख लेना यार। भैया ये सीरीज चालू किया आपके लिए, स्पेशल आपके लिए, समझ सकते हो ना। तो यहाँ पे मैंने वहाँ क्वेश्चन जो बताया था वही क्वेश्चन सेम टू सेम है, देख लो। वो मैं वो वाले क्वेश्चन पेपर एंड ये वाला क्वेश्चन पेपर दोनों में दिखा रहा हूँ। स्टेट द न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, उसमें भी यही क्वेश्चन था। द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन 2 ऑब्जेक्ट इज F, मतलब 2 ऑब्जेक्ट के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स F है। तो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन देम व्हेन मासेस ऑफ बोथ ऑब्जेक्ट
आर डबल एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम इज हाफ्ड, मतलब मास को दोनों को डबल कर दिया गया एंड डिस्टेंस को हाफ कर दिया गया, तो फोर्स कितना चेंज आएगा। सेम क्वेश्चन मैंने उसके अंदर करवा रखा है, तो मैं ये क्वेश्चन नहीं करवाऊंगा, उस क्वेश्चन में जाके जरूर चेक कर लेना। हाँ, मैं क्वेश्चन करवाऊंगा जो चेंज है, जो चेंज है, ये जो पार्ट है ना वो एक्स्ट्रा दिया हुआ है, इस एक्स्ट्रा पार्ट को मैं करवाऊंगा। देखो इसने बोला है कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द अर्थ एंड अ 1 किलोग्राम ऑब्जेक्ट, ठीक है, मतलब इट्स सरफेस। मतलब इसने कहा है कि आपको कैलकुलेट करना है, क्या फोर्स फाइंड आउट करना है। ये आपका अर्थ है, समझ लो ये आपका अर्थ है, एंड ये आपका 1 किलोग्राम का एक ऑब्जेक्ट है, 1 किलोग्राम का एक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो अर्थ और ऑब्जेक्ट के बीच में फोर्स निकालना है, तो इसके मास को मैं m लेट कर रहा हूँ एंड इसके मास को मैं ये छोटा m लेट कर रहा हूँ। तो फोर्स निकालने के लिए करूंगा m बाय में r स्क्वायर करूंगा। तो यहाँ पे F इज इक्वल टू g की वैल्यू 6.677 इंटू 10⁻11 हो जाएगा, एंड m की वैल्यू यहाँ पे देख लो, अर्थ का मास जो है, अर्थ का मास यहाँ पे देख लो, ये रहा 6 इंटू 10⁻24 किलोग्राम, एंड रेडियस आपको 6.4 इंटू 10⁻6 दी हुई है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या ले लूंगा, यहाँ पे मेरा हो जाएगा 6 इंटू 10⁻, यहाँ पे हो जाएगा 6 इंटू 10⁻24 किलोग्राम, एंड मल्टीप्लाई में मास ऑफ ऑब्जेक्ट आपका 1 है, एंड नीचे आपका रेडियस आपका 6.4 इंटू 10⁻6 हो जाएगा का होल स्क्वायर आ जाएगा। इनको सॉल्यूशन करोगे ना तो आपका सॉल्यूशन करके ही फोर्स आता है 9.8 न्यूटन, याद होगा, ठीक है। याद है, क्या याद है भैया, याद है ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जो था हमारा ये होता है, एंड ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, छोटा जी, छोटे जी की वैल्यू जो आपकी फाइंड आउट होती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर जो फाइंड आउट होती है वो इसी के सॉल्यूशन से फाइंड आउट होती है। तो ये सॉल्यूशन करके भी निकाले होता है आपका 9.8 मतलब 9.77 के आसपास न्यूटन फाइंड आउट होता है। तो इसको सॉल्व करोगे तो 9.8 न्यूटन ही फाइंड आउट होगा। ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू होती है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एंड ये कांस्टेंट नहीं कह सकते उसको, इसलिए मैं कांस्टेंट नहीं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की बात कर रहा हूँ, ठीक है। खत्म क्वेश्चन। एंड इससे पहले के पार्ट के लिए आप उस वीडियो को देख लेना, नहीं मिलेगी तो लिंक दे दिया मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, मिल जाएगी आपको, ठीक है। ये भी क्वेश्चन हमारा हो गया। इसके बाद आपका मायोपिया की बात नहीं करेंगे, हम मायोपिया की बात नहीं करेंगे, टिश्यूज की भी बात नहीं करेंगे इस वीडियो के अंदर। एंड नेक्स्ट वन आपका आ जाएगा यहाँ पे, एक क्वेश्चन हमारा क्या है, एक हमारा इसके बाद एक और क्वेश्चन था वैसे, या इसके अंदर नहीं है, हाँ ये रहा क्वेश्चन है ना। ऐसे कैसे नहीं होगा यार, ऐसे कैसे नहीं होगा है, मैंने जब बोला था ऐसे कैसे नहीं होगा। देखो 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 बच्चा, देखो क्या बोला इसने, व्हाट इज हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन क्या होता है, हाइड्रोकार्बन मतलब हाइड्रोकार्बन क्या है, ठीक है ना। सेकंड आपसे पूछ लिया, गिव द स्ट्रक्चरल डिफरेंस बिटवीन द सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड मतलब होता है संतृप्त, एंड असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के बीच में स्ट्रक्चरल डिफरेंस बताना, स्ट्रक्चर के हिसाब से डिफरेंस बताना, एंड गिव 2 एग्जांपल ऑफ ईच, गिव 2 एग्जांपल ऑफ ईच। तो चलो यहीं पे बताते हैं, शुरुआत यहीं पे करते हैं। सबसे पहला आपका हाइड्रोकार्बन की बात आई तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपसे पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपसे पूछा गया है व्हाट इज हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन तो हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन प्लस कार्बन, कार्बन के मिक्सर को ही हम क्या कहते हैं, हाइड्रोकार्बन कहते हैं। क्या कहते हैं, हाइड्रोकार्बन, कार्बन कहते हैं। अगर हम केमिकल फॉर्म से कहें तो हाइड्रोकार्बन एक ऐसा सब्सटेंस होता है, हाइड्रोकार्बन एक ऐसा आपका एक केमिकल सब्सटेंस है जिसको ऑक्सीजन से कभी भी रिएक्ट किया जाए तो हमेशा आपको कार्बन डाइऑक्साइड प्लस में वाटर गिव्स करेगा और एक एनर्जी बाहर निकालेगा। इसकी डेफिनेशन बस इतनी सी होती है, समझ हो गया, समझ हो गया। हाइड्रोकार्बन को कभी भी ऑक्सीजन में बर्न करते हो, जलाते हो तो हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा और वाटर निकलेगा, एनर्जी बाहर निकल जाएगी। और हाइड्रोकार्बन हाइड्रोजन प्लस कार्बन के मिक्सअप से मिलकर बना होता है, इसी को हाइड्रोकार्बन कहते हैं। बड़ा आसान सा क्वेश्चन था ना। एंड सेकंड क्वेश्चन इसी के बाद आपसे क्या पूछा कि सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड, क्या सैचुरेटेड, सैचुरेटेड और एक चीज बोला अनसैचुरेटेड मतलब संतृप्त एंड संतृप्त मतलब असंतृप्त, ठीक है। इन दोनों के बीच में आपको डिफरेंस बताना है। तो सैचुरेटेड का मतलब होता है CnH2n प्लस में 2, ठीक है, याद रखना जनरल फॉर्मूला। इसका मतलब होता है CnH2n और एक होता है CnH2n-2, दोनों। यही एक अकेला सैचुरेटेड होता है,
सैचुरेटेड संतृप्त, क्या संतृप्त होता है। एंड ये जो होता है ये दोनों के दोनों असंतृप्त होते हैं, संतृप्त होते हैं, ठीक है, याद रखना, ठीक है। स्ट्रक्चर फॉर्मूले में बात की जाए तो भैया ये जो सैचुरेटेड होता है इसमें हमेशा सिंगल बॉन्डिंग बनती है। क्या बनता है? सिंगल बॉन्ड बनेगा, सिंगल बॉन्ड। जैसे मैंने यहाँ पे n की वैल्यू 2 वैल्यू पुट करता हूँ n की, तो मेरे यहाँ आता है C2 एंड 2 2 जा 4 + 2 कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। तो इसका जैसे ही मैं फॉर्मूला बनाऊंगा तो फॉर्मूला स्ट्रक्चर बनाऊंगा तो यहाँ पे क्या आ जाता है? C दोनों को मैं सिंगल बॉन्ड से जोड़ देता हूँ एंड H मेरे यहाँ पे जुड़ जाते हैं। तो इसके पे बेस अगर आपको कोई भी ज्यादा डाउट हो रहा हो तो मुझे बताना, मैं एक सिंपल सा एक क्लास ले लूंगा, छोटी सी क्लास, जिसमें मैं स्ट्रक्चर बनाना सिखा दूंगा आपको। तो ये मेरा क्या बन गया? ये सिंगल बॉन्डिंग के बने। देखोगे अगर तो सारे ही सारे सिंगल बॉन्ड है। इसी को कहा जाता है सैचुरेटेड कंपाउंड। क्या कहा जाता है? सैचुरेटेड कंपाउंड, ठीक है, सैचुरेटेड कंपाउंड कहा जाता है, ठीक है, कंपाउंड कहा जाता है, ठीक। अब इसके बाद एक चीज अनसैचुरेटेड की बात आ जाएगी। तो मैंने जैसे ही 2 रखा तो क्या आ जाएगा? CnH2n होता है ना, तो C2 हो जाएगा, C2 हो जाएगा एंड H का 4 हो जाएगा। तो आप देखो यहाँ पे C एंड C को सिंगल बॉन्ड से अगर जोड़ दिया तो H और H तो मेरे पास 4 ही है, तो इन दोनों को मैं तो एक 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 दे सकता हूँ। सिंगल बंटवारा करूंगा तो इस पे एक एक की कमी है, तो डबल बॉन्ड लग जाता है। एंड यहाँ पे डबल बॉन्ड की जो बात आ जाती है, डबल बॉन्ड लग जाता है, तो यही डबल बॉन्ड ही बताता है इसे कि ये अनसैचुरेटेड है। क्या है ये? अनसैचुरेटेड है, अनसैचुरेटेड, असंतृप्त कार्बन है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है ये चीज। एंड इसी में अगर थर्ड वाला भी ले लिया मैंने, समझ लो 3 रख दिया वहां पे, तो CnH2n-2 होता है, तो यहाँ 3 रखते हैं, C3 हो जाएगा, 3 दूनी 6 में से 2 जाएगा तो 4 आ जाएगा। तो यहाँ पे C मैंने 3 को मैंने ऐसे रख दिया एंड यहाँ पे हाइड्रोजन मेरे पास 4 है, तो 4 होते ही मैं क्या देखूंगा कि यहाँ ट्रिपल बॉन्डिंग आती है, तो एक में तो मुझे ट्रिपल बॉन्डिंग लगानी ही पड़ेगी। तो मैं समझ लो इसको मैंने क्या कितना दे दिया, इसको समझ लो मैंने 3 दे दिया, एक 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 दे दिया, 3 दे दिया एंड ये तो मेरा पहले से ही 4 मिल चुका है इसे, तो इसको मैंने 1 दे दिया। इसकी जो स्ट्रक्चर हो जाएगा ऐसा कुछ बन जाएगा। तो इसमें क्या होती है? ये इसमें ट्रिपल बॉन्ड बनता है। कौन सा बॉन्ड बनता है? ट्रिपल बॉन्ड बनता है, ट्रिपल बॉन्ड, त्रिआबंध होते हैं। तो याद रखना, सैचुरेटेड में आपके सिंगल बॉन्ड होते हैं एंड अनसैचुरेटेड में डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड होते हैं। यही इनके बीच में स्ट्रक्चरल फॉर्मूले में डिफरेंस है। एग्जांपल आपको दे सकता हूं। तो आप जो स्ट्रक्चर वाले में, सैचुरेटेड वाले में मीथेन लिख सकते हो, मीथेन, एन वर्ड आना चाहिए लास्ट में, मीथेन। सेकंड फिर इथेन हो जाएगा, इथेन, इथेन, मीथेन, इथेन। थर्ड आप प्रोपेन ले सकते हो, प्रोपेन, एन लगा दो, ठीक है, लास्ट में एन होना चाहिए। नेमिंग भी बता दूंगा मैं। एंड अगर अनसैचुरेटेड वाले में आ जाओ तो फर्स्ट ले लो, जैसे एन आ रहा है ना उसमें इन लगा दो। तो मिथीन नहीं, आप प्रोपीन से शुरू करो, ओ सॉरी इथीन से, तो ETHENE लगाओ, इथीन, ठीक है, इथीन। और उसमें ही थर्ड वाले में पूछना है तो वो आपको बोल देगा इथे, मतलब इथाइन, ठीक है, क्या हो जाएगा वो? इथाइन, इथाइन, आइन लगेगा उसमें आइन। एंड इसमें थर्ड में बात करूं, प्रोपीन होगा, इसमें आएगा प्रोपीन, तो उसमें आ जाएगा प्रोपाइन। क्या आ जाएगा? प्रोपाइन। भैया क्या नेमिंग लग रही है, ठीक है। तो इस तरीके से आप देख सकते हो, कर सकते हो नेमिंग। एंड एग्जांपल आप जितने देना चाहो उतने दे सकते हो। यहाँ तो 2 पूछे थे, जितना मन करे उतना देते रहो, ठीक है। हो गया क्वेश्चन कंप्लीट, क्वेश्चन कंप्लीट है, कोई डाउट नहीं, कोई डाउट नहीं। एंड इसके बाद एक क्वेश्चन और है जो मैंने पहले ही करवा चुका हूँ, बस दिखाने के लिए मैंने रखा है। स्टेट द मेंडेलिव पीरियोडिक टेबल। उस वाले जो मैंने किया था, मैंने इससे पहले वाली क्लास के अंदर, उसमें मैंने क्या स्टेट किया था? आपका मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को, बोंजे के पीरियोडिक टेबल को। आज मैं मेंडेलीव के पीरियोडिक टेबल को यहां दिखा रहा हूं। तो पीरियोडिक टेबल आपका डोवेराइनर का आ जाए, न्यूलैंडस का, इन दोनों का बहुत कम होता है। इन दोनों की प्रॉपर्टी पे बेस आ सकते हैं क्वेश्चन, बट हाँ मेंडेलीव का एंड डोवेराइनर, मेंडेलीव का एंड मोजले का जो है, मतलब जो आपका मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो अभी चल रहा है, इन दोनों के ऊपर जरूर आता है। तो डिस्क्राइब मेन फीचर ऑफ मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल, मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल एंड एक्सप्लेन इट्स सिग्निफिकेंस। तो ये मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल 6 मार्क्स का देख लो, उसमें आया तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल या मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल। तो ये क्वेश्चन जो होगा वो नेक्स्ट क्लास के लिए सस्पेंस छोड़ के जा रहा हूं, नेक्स्ट क्लास के अंदर पूरा एक्सप्लेन करूंगा। बस यहां बता दिया है मैंने कि पीरियोडिक टेबल जो पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट जो चैप्टर है, उसमें से आपका ये क्वेश्चन आता ही आता है, आता ही आता है। तो लिख के ले लो भैया, जो आता है वो हम क्यों ना करें। हमारे लिए जो पता है कि मेरे को आना है, मेरे को पता है भैया यही आना है, ये उठा के मैं लिखना क्यों ना शुरू कर दूं। तो इसलिए आपसे
पूरा कस लो, कस के तैयार हो जाओ कि अब मेरे को पूरे अच्छे तरीके से करना है और मेरे को पेपर में फोड़ डालना है, फोड़ देना। भाला फेक कंपटीशन स्टार्ट किया है तांडव सीरीज 2.20 को। आपको सक्सेस बनाना है, आप ही सब कुछ करके दिखाओगे तो सक्सेस बना दो जल्दी से। ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर मार दो, लाइक ठोक दो एंड कमेंट करना। कोई भी डाउट हो तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही धमाकेदार और मजेदार टॉपिक के साथ। और जबरदस्त क्लास के लिए ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हो चुकी है यार। एनरोल करने के लिए नीचे लिंक दे रखा है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, एनरोल हो जाओ जाके, बड़ा मजा आएगा। इंटरेक्शन के साथ पढ़ते हैं। तो जय हिंद, जय भारत।